हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप साइंस का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, जो आपका बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में एकदम चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं। कुछ क्लास बीच में गैप हो गया तो होली की वजह से, लेकिन अब रेगुलर आप लोग को बीच में लेके आएंगे शाम को 7 बजे। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, नहीं पता है तो याद करते चलेंगे क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णवता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो ध्यान समझिएगा कि स्त्रियों की तुलना में जो है पुरुष वर्णवता से अधिक पीड़ित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो अधिक तनाव से गुजरते हैं, या अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारण कम वाला रोग होता है। तो याद रखेंगे कि जो वर्णवता रोग होता है वह एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और पुरुषों में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए पुरुष अधिक वर्णवता रोग के ग्रसित होने की संभावना होती है। ऑप्शन की बात करें सी, अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। जैसे ही क्वेश्चन देखिए वैसे फटाफट से कमेंट करेंगे, और हम नहीं पता है तो आंसर हम क्लियर यहाँ से होता चला जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV, ठीक है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? क्षय रोग होता है, आंत्रशोथ होता है, कैंसर होता है, एड्स होता है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे HIV के द्वारा जो होने वाला रोग है वो एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। यह खतरनाक गंभीर बीमारी है, इसका अभी तक वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पाया है। अगला सवाल हमारे पास कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ध्यान समझना होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है। क्या अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या उपयुक्त सभी किरणें? तो रेडियोधर्मी पदार्थ की अगर हम बात करें, यह सभी के सभी किरणें उत्पन्न करता है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? देखिए, सबसे अगर कठोर पदार्थ बोला जाए तो हीरा होता है, लेकिन यहाँ पे पदार्थ ना बोलकर क्या बोल दिया? धातु बोल दिया गया है, सबसे भारी। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? याद रखेंगे यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन अगर बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताए हैं। अगला सवाल है हास्य गैस। हास्य मतलब हंसने वाला गैस, लाफिंग गैस बोला जाता है। तो कौन सा है लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सा है? क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नाइट्रोजन परऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो देखिए राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये क्या है? तो हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। सिर्फ एक रोग से 5 लाख हर साल भारतीय मरते हैं, वह रोग कौन सा है? क्या एन्सेफेलाइटिस है, या एड्स है, कैंसर, या क्षय रोग है? राइट आंसर की बात करें तो यह क्षय रोग जो है वो क्षय रोग से 5 लाख लगभग भारतीय प्रतिवर्ष मरते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, यानी ध्यान समझिएगा कि ऑप्शन इसका क्या होगा। क्या प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा मनुष्य, द्वितीय में, या तृतीय में? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें, आप फटाफट से कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो जब व्यक्ति यानी जब मनुष्य जो है बकरी या तो भेड़ की मांस खाता है तो द्वितीय में आता है। कैसे? क्योंकि घास जो है वो उत्पादक में आ जाता है, और घास को भेड़ खाएगा तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। भेड़ को अगर मनुष्य खा जाता है तो मनुष्य कहाँ आएगा? द्वितीय उपभोक्ता के रूप में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्गीकृत मतलब अलग किया जाना। तो डॉल्फिन अलग है, क्या मत्स्य में है, उभयचर में है, या सरीसृप वर्ग में है, या स्तनी में है? तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत है यानी अलग है, वो किस रूप में है, किस वर्ग में है? याद रखेंगे डॉल्फिन जो है वह किस रूप में आता है? स्तनी के रूप में आ जाता है, ठीक है, यानी वो अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। 34 नंबर सवाल, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधे का किससे? जीवन चक्र से संबंधित। राइट आंसर की बात करें क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा हो कि जड़ रहेगा तभी तो बचेगा, लेकिन नहीं, जीवन चक्र यानी फिर अगला पीढ़ी अगर उसको बढ़ाना होगा, कि चक्र मतलब यही होता है, एक पीढ़ी गुजरा तो दूसरा पीढ़ी आ जाएगा, तो जब पढ़ाना होगा तो उसको वंश को आगे करना होगा। तो वंश कहाँ होते हैं? फूल से ही होते हैं, क्योंकि फूल खिलेंगे तभी फल आएगा, उसमें बीज बनेंगे, फिर से अगला पौधा निर्माण होगा। तो ये जीवन की दृष्टि से जो है पुष्प इसका महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे का। अगला सवाल है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? यानी कौन सा ऐसा वनस्पति खाद्य पदार्थ है, यानी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? क्या है? बिल्कुल सबको पता होगा। राइट आंसर की बात करें हम, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा हो? सबसे लंबा वृक्ष और जीवित है, ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार है या प्रनान है? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे सिकोया का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, काफ़ी लंबा जीवित वृक्ष होता है। ऑप्शन की बात करें बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? क्या होता है? तो ध्यान समझेंगे कि सर्वदाता का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। अगर हम बात करें सर्वग्राही, सर्वदाता मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप जो है सभी को खून दे सकता है। और ए भी जो होता है सर्वग्राही होता है, वो सभी से ले सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे। एस्पिरिन है, एस्पिरिन एक प्रकार की क्या है ये पूछा गया 38 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे एस्पिरिन एक प्रकार के एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है एस्पिरिन। ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम क्लियर करवा रहे हैं। साथ ही अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पहले पुराना वीडियो सभी के सभी जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही हिंट्स मिलेगा जीके जीएस। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में, शुष्क सेल यानी जो बैटरी होता है उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है? जस्ता से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, अमोनिया क्लोराइड से या मैग्नीज डाइऑक्साइड से? मैग्नीज डाइऑक्साइड से। क्या होगा राइट आंसर 39 का? तो याद रखेंगे एक समान शुष्क में विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है, यानी उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन जो होता है किसके बराबर होता है? क्या 1/10 मिमी के बराबर होता है, या 1/100 मिमी के बराबर होता है मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर, या 1/10,000 मिलीमीटर होगा? क्या होगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे माइक्रोन बोला गया है, ठीक है। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो यानी 1 का 1000वां भाग को ही माइक्रो कहा जाता है। पिको 12वां का, नैनो 9 का, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता अगर है तो लक्षण क्या उसमें? क्या उच्च परागम्य होता है, निम्न परागम्य होता है, शून्य परागम्य होता है या अनंत परागम्य होता है? तो अति चालकता का जो लक्षण है, ठीक है, वो क्या होता है? उच्च परागम्यता होता है। अति चालकता जो विशेष रूप से हाई स्पीड में चलने वाले कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इसमें अति चालकता का, तो उच्च परागम्यता होती है। अगला सवाल है कि वर्ष दृढ़तम होता है, यानी वर्ष जो होता है वो दृढ़तम कहाँ होता है? क्या प्लूटो पर होता है, गुरु पर होता है, नेपच्यून पर होता है, पृथ्वी पर होता है? याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रेलवे में हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्ष दृढ़तम होता है। वर्ष की अगर हम बात करें तो एक वर्ष हम लोग क्या 365 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। लेकिन प्लूटो जो है सबसे दूर के रूप में पाया जाता है। ये सूर्य के बगल में पृथ्वी चंद्रमा ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्लूटो सबसे दूर है तो इसको घूमने में, एक चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे दृढ़तम जो दिन होता है, वर्ष होता है, वो प्लूटो पर ही होता है। ऑप्शन ए। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या होते हैं? तो वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का मूल कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। याद रखेंगे पृष्ठतनाव। क्या होते हैं? पृष्ठतनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्योंकि जब भी कोई द्रव गिरता है तो वह न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरना चाहता है, जिसलिए उसकी आकृति गोल हो जाती है। आगे है किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? सिंपल सवाल है। चलिए, चूना पत्थर से, पिंच ब्लेड से, रूटाइल से या हेमेटाइट से? क्या होगा राइट आंसर? 44 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें खनिज की बात करें, ठीक है, रेडियम यहाँ बोल रहा है कि खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम प्राप्त करने के लिए पिंच ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर से सीमेंट प्राप्त किया जाता है। अगला, परमाणु का सिद्धांत आधारित है, यानी जो परमाणु का सिद्धांत दिया गया है वो किस पर आधारित है? क्या नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? 45 नंबर सवाल का। याद रखेंगे परमाणु सिद्धांत जो है वो विखंडन पर आधारित है। परमाणु सिद्धांत जो है वो विखंडन पे है, और हाइड्रोजन सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। याद रखेंगे सूर्य में संलयन की क्रिया होती है।
मधुमक्खी कॉलोनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचान लेते हैं? जैसे मधुमक्खी को एक ही छत के नीचे देखेंगे तो बहुत सारे छत है उसका लगा हुआ रहता है, लेकिन सभी के सभी मधुमक्खी अपने अपने छत में जाते हैं। आखिर ऐसा ये पहचान कैसे लेते हैं? तो उसका पहचानने का मूल कारण क्या है? गंध से पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, नर्तन से पहचानते हैं या स्पर्श से पहचानते हैं। याद रखेंगे ये नर्तन से संबंधित होते हैं, ठीक है। नर्तन से एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 47 का राइट आंसर बताना। याद रखें मनुष्य के जीवन काल में जो दांत की अगर हम बात करें कि कितने दांत विकसित होते हैं तो 20 दांत होते हैं, ठीक है। 20 दांत क्या 2 बार विकसित होते हैं? ये बचपन के दांत होते हैं, दूध के दांत कहलाता है, और ये दांत 5 से 6 वर्ष का ही होते होते टूट जाते हैं, उनके स्थान पे पुनः नई दांत चला आता है। पूरे मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर। याद रखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की अगर हम बात करें तो 8 होती है। कितनी? 8 होती है। हाथ में 14 होती है। अगला, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, यानी जो मनुष्य है हाल ही में इसका पूर्वज क्या है? जल्दी का पूर्वज क्या जावा मनुष्य है, क्रोमैगेलन मनुष्य है, या निएंडरस्थल मनुष्य है, या पेकिंग मनुष्य है? 49 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे क्रोमोगनाना, ठीक है। क्रोमोगनान मनुष्य जो है वो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा में, कहने का मतलब कि माँ जैसा ही पौधा मिलता है किसमें? बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो बस जुड़े बिल्कुल, और आगे भी आपको हमेशा हिंट्स मिलता रहेगा बीपीएससी टीचर के लिए भी, सीटेड बीटेड जितने भी है सभी के लिए। धन्यवाद।